ठंड में ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े धोने वाली देवरानी। माँ, मैं कुएं पर कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ, 2 घंटे लगेंगे। खाना बना दिया है मैंने, खा लेना, और हाँ, गाय को चारा भी डाल लेना। अरे बेटा, आज कुछ ज्यादा ही कोहरा हो रहा है और तूने ये पतला सा स्वेटर डाल रखा है। कुएं पर कपड़े धोने जा रही है, बर्फ जितना ठंडा पानी होता है कुएं का। एक काम कर, स्वेटर डाल ले, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, आप तो जानती हो ना कि मैं स्वेटर पहनकर ठीक से काम नहीं कर पाती। आस्तीन बार बार गीली हो जाती है और बस एक बार पानी में हाथ डालने जितनी ठंड लगती है, एक बार ठंडे पानी में हाथ डल जाए ना, फिर ठंड नहीं लगती। चलो अब मैं चलती हूँ। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। चारों तरफ जमकर सर्दी हो रही थी, लेकिन इतनी सर्दी में भी गांव की महिमा कुएं पर जाकर ठंडे पानी में ढेर सारे कपड़े धो रही होती है कि तभी वहां से कुछ टूरिस्ट गुजरते हैं जो शहर से गांव घूमने के लिए आए होते हैं। और जब वो इतनी सर्दी कोहरे में महिमा को इस तरह ठंडे पानी में कपड़े धोते हुए देखते हैं तो उन्हें काफी हैरानी होती है। अरे उस लेडी को देखो, कैसे ठंडे पानी से कपड़े धो रही है। ओह माय गॉड, इन गांव के लोगों को सर्दी नहीं लगती क्या? ठंडे पानी से ढेर सारे कपड़े धोकर महिमा कपड़े लेकर अपने घर वापस आ जाती है और आंगन में सारे कपड़े सुखाकर घर के अंदर जाकर हाथ पैरों में सरसों का तेल मल लेती है। ये लो, हो गई सर्दी दूर। मेरे सरसों का तेल लगाते ही हाथ पैर का रूखापन भी खत्म हो गया और गर्म भी हो गए। चलो अब बापू के लिए खाना ले जाती हूँ। खाना निकाल कर महिमा सारा खाना पोटली में बांध लेती है और अब सीधा अपने पिता मोहन के पास खाना खेत में ले जाती है। अरे आ गई बिटिया, बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। क्या बनाया आज तूने खाने में? बाबा, आज सब कुछ आपकी पसंद का बना है। लहसुन मिर्च की चटनी, साग, बाजरे की रोटी और तो और आपके पसंद के गुड़ के लड्डू भी लेकर आई हूँ। वाह बेटी, आज तो मजा आ जाएगा खाने में। चल जल्दी से खाना निकाल। इसी खाने से तो हम गांव के लोगों के शरीर में इतनी फुर्ती रहती है, वरना इतनी सर्दी में कोई बिस्तर से उठ जाए ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब खेत में ही महिमा अपने पिता को खाना परोसती है और भर भर कर उसमें घी डाल देती है। मोहन के खाना खाने तक अब महिमा अपने खेत में हल चलाती है और जाने से पहले ही खेत में बैठकर ठंडे पानी से ही सारे बर्तन धो लेती है। जहां एक तरफ गांव के लोग इन सर्दियों में भी अपने हाथ पैर चलाते हुए अपने जीवन शैली को अच्छे से जी रहे होते हैं, तो वहीं उसके होने वाले शहरी ससुराल में सब हीटर चलाकर स्वेटर टोपे पहने हुए बैठे थे। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी आज स्कूल। वैसे भी आज मेरा पीटी का पीरियड है, टीचर ग्राउंड में ले जाएंगे। इस हफ्ते ये तेरी दूसरी छुट्टी है, हर हफ्ते छुट्टी करती है, इस तरह पढ़ाई कैसे होगी? चुपचाप से स्कूल जा। पता नहीं अब इस हीटर को क्या हो गया, कितनी कम हीट दे रहा है। लगता है नया हीटर लाना पड़ेगा। ये लीजिए आप सभी का नाश्ता, गर्मा गर्म चाय और सैंडविच। अरे बहू, गर्मी में भी तू यही नाश्ता लाती थी और अब सर्दियों में भी हर रोज यही ला रही है। अरे कुछ बढ़िया सा बनाकर ले आया कर, हर रोज सैंडविच सैंडविच। मेरा तो मन सा उब गया है सैंडविच से। हाँ भाभी, मेरा कब से आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, बना दो ना। इतना ही आलू के पराठे खाने का शौक है ना, तो सुबह जल्दी उठकर बना लिया करो। इतनी ठंड में मुझसे सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। खुद तो हीटर के सामने बैठे हुए हो और मैं वहाँ ठंड में काम करूँ। और मैं कल से कह रही हूँ आपसे कि किचन का गीजर खराब हो गया है, बाथरूम से गर्म पानी ले जाकर बर्तन धोने पड़ते हैं। शाम तक गीजर ठीक करवा दीजिए, वरना डिस्पोजल में खाना मिलेगा सबको। अब काजल भी सभी के साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है और अब सभी मुंह बनाकर ही सैंडविच चाय का नाश्ता करते हैं। सभी लोग नाश्ता करके कॉलेज, स्कूल और जॉब के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में क्लास में बैठे हुए आज तो काफी ज्यादा ठंड हो रही है ना, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। आज पूरे 6 दिन हो गए हैं मुझे हेयर वॉश करे हुए, सारा स्कैल्प ऑयली ऑयली हो गया है। गर्म पानी होते हुए भी मेरा तो इस कड़कड़ाती ठंड में नहाने का मन ही नहीं करता। मेरा भी ऐसा ही हाल है, मैं तो 2 दिन से नहाई भी नहीं हूँ। बस अब जल्दी से ये सर्दियाँ खत्म हो। पता नहीं कौन से वो लोग होते हैं जिन्हें सर्दियों का मौसम पसंद होता है। मेरा बस चले ना तो मैं सर्दी का मौसम भी गायब कर दूं। पूरे परिवार को सर्दी के मौसम से सख्त नफरत थी। हर कोई 24 घंटे गर्म कपड़े पहने हीटर के सामने लेटा रहता था, जिसके चलते घर का कोई भी काम समय से नहीं हो पाता। ये देखकर शोभा कमरे में हीटर के सामने लेटी अपनी बहू से कहती है, बाल्टी भर के कपड़े जमा हो गए हैं। अरे तेरे कपड़े धोने का इरादा है भी या नहीं? कौन सा तुझे हाथ से कपड़े धोने हैं? वॉशिंग मशीन रखी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं होता तुझसे। कल को मेहमान आएंगे तो वो ये सब देखकर क्या कहेंगे? कौन सा मेहमान आते ही बाथरूम में घुस जाएंगे? आप भी ना, बहुत सर्दी हो रही है आज, मुझसे तो नहीं धुलेंगे कपड़े। और इतना ही कपड़े धोने का शौक चढ़ा है तो खुद धो लीजिए। ठंड तो 3-4 महीने रहेगी, क्या तू 3-4 महीने तक कपड़े नहीं धोएगी?
मेरा बस चले ना तो मैं ना ही धोऊं, लेकिन कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। कब से कह रही हूँ कि एक मेड रख लो, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। ठंड की वजह से घर की बड़ी बहू काजल काम में काफी ज्यादा आलस करती। सुबह से लेकर रात तक गंदे बर्तन सिंक में पड़े रहते, हफ्ते हफ्ते के कपड़े बाथरूम में जमा हो जाते हैं, तो वहीं घर पर पोछा लगाए हुए भी 2-2 दिन बीत जाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज पड़ोसन सरिता शोभा से मिलने उसके घर आती है और बैठती है। कितने दिनों बाद आई हो तुम, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो चाय बनाने के लिए? बहू को बोल दो ना, वो बना देगी। अरे जब से ठंड शुरू हुई है महारानी पूरा पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती हैं। अरे ठंड हमें भी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि काम धंधा ही छोड़ दें। अब बोलो भला, इस उम्र में मैं घर का काम करूंगी? और करवाओ अपने बड़े बेटे की लव मैरिज। मैं तो कह रही हूँ कि जल्दी से अपने छोटे बेटे की शादी करवा दो, छोटी बहू आएगी तो संभाल लेगी। बड़ी बहू ही भगवान की कृपा से इतनी बढ़िया मिली है, छोटी के नाम से ही डर लग जाता है मुझे तो। अरे तो किसने कहा है कि शहर की लड़की लाओ? मेरी बहन है ना, वो अपने दोनों बेटों की शादी गांव की लड़कियों से करके लाई है। 24 घंटे दोनों घर के काम में ही लगी रहती हैं और फुर्तीली इतनी होती है कि पूछो मत। ये बात तो तुमने ठीक कही। मेरी सास पूरी 70 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक बुढ़िया के शरीर में काफी जान है। 10 किलो का कट्टा उठा लेती है गाँव से जो है। मेरी नजर में तो गाँव के कुछ रिश्ते भी हैं, कहो तो मैं बात करती हूँ। सरिता अपने रिश्तेदार के गांव कॉल करती है, जहां उसे सरस्वती की बेटी महिमा के बारे में पता चलता है। अरे ममता, सच बताओ, मेरी बेटी के लिए शहर से रिश्ता आया है क्या? झूठ बोलकर भला मेरे को क्या ही फायदा होगा? शहर में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके पड़ोस में ही है कोई। उनके छोटे बेटे के लिए तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात चलाई है मैंने। अगले हफ्ते आ रहे हैं वो लोग। भगवान की कृपा रही तो हमारी महिमा अपने गाँव से डोली में बैठ सीधा शहर में उतरेगी। सरस्वती और मोहन दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और अगले हफ्ते शहर से शोभा और मिथिलेश महिमा को देखने के लिए गांव आते हैं। सभी को महिमा पहली नजर में ही भा जाती है और ज्यादा देरी न करते हुए जल्द ही महिमा और घर के छोटे बेटे अंकुश की शादी हो जाती है। शादी के बाद महिमा जब अपनी शहरी ससुराल आती है तो देखती है कि सभी घर वालों ने मोटे स्वेटर और उन पर भारी शॉल ओढ़ रखी है और साथ में हाथों में ग्लव्स और सिर पर टोपा भी पहना हुआ है। ये देखकर हे भगवान, शादी करके मैं शहर आई हूँ या बर्फ की वादियों में? ये लोग कैसे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल पैक हो रखे हैं। अरे हमारे गांव में बर्फ भी न पड़ जाए तब भी हम इतने कपड़े नहीं पहनते। महिमा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद बाकी रस्मों के लिए महिमा हॉल में बैठ जाती है। तो वहीं चारों तरफ सबने हीटर चला रखा होता है, जिससे महिमा को काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, जिससे महिमा परेशान होकर अपनी शॉल हटा देती है और ये देखकर आरती, भाभी बाहर कितनी ठंड हो रही है, आपने शॉल क्यों हटा दी? आपको सर्दी लग जाएगी। ठंड का तो पता ही नहीं, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है। कितनी उमस हो रही है यहाँ पर, जब ठंड लगेगी तो ओढ़ लूंगी। सारी रस्में खत्म होने के बाद जब महिमा कमरे में जाती है और नाइट सूट में दोनों सोने लगते हैं, सोने के वक्त अंकुश उसे कंबल के साथ साथ रजाई भी उड़ा देता है, जिससे आधी रात में परेशान होकर महिमा अपने ऊपर से रजाई हटा देती है। दिसंबर के महीने में मुझे जून का एहसास दिलाकर ही रहेंगे। मेरे लिए तो ये कंबल ही ठीक है। अगले दिन होते ही महिमा समय से उठ जाती है और तैयार होकर बाहर आ जाती है और देखती है कि कैसे उसकी जेठानी रसोई में गर्म पानी से बर्तन धो रही है। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? गर्म पानी से बर्तन कौन धोता है? कोई चिकना या गंदा बर्तन हो तो समझ में भी आए, लेकिन ये सब तो इतने गंदे हैं नहीं। ठंड का मौसम है महिमा, हम तो सारे काम गर्म पानी में ही करते हैं। वैसे तुमने इतना हल्का स्वेटर क्यों डाल रखा है? मुझे देखो, बर्तन धोते ही मैं तो ग्लव्स भी पहन लूंगी। महिमा शादी के 1-2 दिन के बाद ही ये नोटिस करने लगी थी कि कैसे उसकी जेठानी ठंड से बचने के लिए घर के सारे काम गर्म पानी से करती है। यहाँ तक कि झाड़ू लगाने के लिए भी घर में झाड़ू नहीं, वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ था और कपड़े भी काजल गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए वॉशिंग मशीन में धोती है। ये जिसने भी वॉशिंग मशीन बनाई है बड़ी कमाल की चीज बनाई है। बिना मेहनत करे ही झटपट सारे कपड़े धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। हमारे गांव में भी एक परिवार है, उनके घर में भी कुछ टाइम पहले ही वॉशिंग मशीन आई थी, लेकिन उनकी वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े जरा भी साफ नहीं होते। अरे हाथ से कपड़े धोने से हाथों की कसरत भी हो जाती है और कपड़े भी अच्छे से धुल जाते हैं। ऐसे ही अब 1-2 दिन और गुजर जाते हैं, तो वहीं आज महिमा देखती है कि पूरा परिवार एक साथ रजाई कंबल ओढ़कर हीटर चलाकर बैठा है और सभी मूवी देख रहे हैं। ये देखकर महिमा,
मेरी सहेली ने सही कहा था, ये शहर के लोग होते तो एक नंबर के आलसी हैं। अरे बाहर कितनी बढ़िया धूप निकली है, ये नहीं कि धूप में जाकर बैठ जाएं, हीटर चलाकर बैठे हुए हैं। महिमा की शादी को 10 से 15 दिन हो चुके थे, जिसके चलते अब महिमा भी धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर लेती है। भाभी बाहर कब से मेहमान बैठे हैं, आप अभी तक चाय नहीं लेकर आई? चाय ही छान रही थी आरती, एक कप सिंक में रखा हुआ है, जरा उसे धोकर तो दे, तब तक मैं प्लेट्स में बिस्किट और नमकीन निकाल लेती हूँ। महिमा प्लेट्स में बिस्किट्स और नमकीन निकाल रही होती है तो वहीं आरती जैसे ही गर्म पानी समझकर नल खोलकर पानी में अपना हाथ डालती है तो एकदम ठंड के मारे आरती के हाथ से कप छूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर महिमा, अरे आरती क्या हुआ तुम्हें, कब क्यों तोड़ दिया तुमने? अभी आप इतनी ठंड में भी बिना गीजर चलाए ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। ठंडे पानी में हाथ डालते ही देखो मेरी उंगलियां कैसी सुन्न हो गई। हे भगवान आरती, तुम्हारा हाथ भी ठीक से भीगा नहीं है, जरा सा ठंडा पानी क्या लग गया, तुम्हारी उंगली सुन्न भी पड़ गई। कितनी नाजुक हो तुम। आरती अब जल्दी से अपने हाथ को रगड़ती है और गैस पर उन्हें तापने लगती है। ये देखकर महिमा को काफी ज्यादा अजीब लगता है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं जहां पूरा परिवार हमेशा स्वेटर, टोपी, जुराब पहने घर में एक जगह बैठा रहता था, तो वहीं काम करने के वक्त महिमा अक्सर अपनी शॉल तो कभी स्वेटर भी उतार दिया करती थी। बहू, तुझे देखकर मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है। तो बिना स्वेटर, टोपा, जुराब पहने कैसे घर के काम कर रही है? मैं तो अगर बालकनी में भी जाऊं ना तो भी टोपा लगाकर जाती हूँ, जिससे ठंडी हवा कानों में ना लगे। हाँ महिमा, कम से कम शॉल ही ओढ़ लो। अगर तुम्हारे पास गर्म कपड़े नहीं है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें अपने दे देती हूँ। भाभी, मेरे पास गर्म कपड़े हैं, लेकिन काम करने के वक्त मैं उन्हें उतार देती हूँ। पानी में काम करते हुए बार बार कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। होते हैं तो होने दे, कम से कम ठंड से तो बची रहेगी। जा, आप जल्दी से स्वेटर पहन कर आ जाओ। अपनी सास के कहने पर अब महिमा को न चाहते हुए भी स्वेटर पहनकर ही काम करना पड़ता है। तो वहीं आज महिमा हफ्ते भर के ढेर सारे कपड़े इकट्ठा करके बिना वॉशिंग मशीन और गर्म पानी के बाथरूम में धो रही होती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतनी ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धो रही हो, वो भी बिना वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करे। अरे बीमार पड़ना है क्या तुम्हें? मुझे आदत है ठंडे पानी में काम करने की, गर्म पानी से कौन सा आपको राहत मिल जाएगी? हाथ निकालते ही फिर से कपकपी शुरू हो जाती है। कुछ भी हो, लेकिन तुम ऐसे काम नहीं करोगी। मैं अभी गीजर चला देती हूँ। काजल जबरदस्ती गीजर चला देती है और काजल के कहने पर महिमा को गर्म पानी से ही सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। अरे आंचल, जरा काजल की देवरानी को तो देखो, कैसे बालकनी में आराम से खड़ी हुई है। अरे इतनी पतली सी शॉल में इसे ठंड नहीं लगती क्या? गांव से है, पता नहीं गांव के लोगों का शरीर कैसा होता है, इन्हें तो ठंडी नहीं लगती है। अगर थोड़ी देर और मैं इसे यहाँ बालकनी में खड़े हुए देखती रही तो मेरी खुद कपकपी छूटने लग जाएगी। बालकनी में खड़ी दोनों पड़ोसन महिमा को इस तरह हल्की सी शॉल ओढ़े खड़ा देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तो वहीं हमेशा अपनी जेठानी की वजह से महिमा को भी बर्तन, कपड़े धोने जैसे पानी वाले काम गर्म पानी से करने पड़ते। क्या मुसीबत है। अरे मुझे गर्म पानी से काम करने की आदत नहीं है। गर्म पानी लगते ही शरीर में आलस आ जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। पता नहीं कैसा तो शरीर है इनका, बिल्कुल छुई मुई है, एक से एक मेरे ससुराल वाले। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी घर से 20 मिनट की दूरी पर बने मंडी में सब्जी लेने के लिए निकली होती हैं। तभी रास्ते में काजल मंडी तक जाने के लिए भी रिक्शा लेने लगती है। थोड़ी दूर तो है मंडी, चलकर जाएंगे तो बॉडी में गर्माहट होगी। पता नहीं तुम्हें ठंड लगती है या नहीं, लेकिन हमें तो भाई बहुत ठंड लगती है। इतनी ठंड में मैं बाहर सब्जी लेने के लिए आ गई, ये बड़ी बात है। काजल अब रिक्शा करती है और दोनों देवरानी जेठानी बैठकर मंडी के लिए जाती हैं। कुछ वक्त बाद काजल हॉल की सफाई कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि नीलम धूप में खेलने के बजाय सोफे पर बैठकर फोन में वीडियो गेम खेल रही है। ये देखकर महिमा, नीलम बेटा, बाहर कितनी अच्छी धूप निकली है, जाओ जाकर बाहर खेलो। चाची बाहर बहुत ठंड है, मैं तो यहीं पर वीडियो गेम खेलूंगी। महिमा, नीलम आराम से बैठकर गर्मी गर्माहट में खेल रही है ना, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? इसे बाहर भेजकर बीमार करवाना है क्या तुम्हें? नहीं भाभी, मैं तो बस ये कह रही थी कि बाहर बहुत अच्छी धूप खिली है। इतनी अच्छी धूप छोड़कर नीलम हमेशा घर में ही खेलती रहती है। शरीर पर धूप लगना भी बहुत जरूरी होता है और नीलम जिस उम्र में है उस उम्र में तो बच्चों के शरीर में फुर्ती होनी चाहिए। गर्मी में नीलम बहुत खेलती है, लेकिन ठंड में हम इसे थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं जाने देते हैं। कहीं मेरी बच्ची बीमार पड़ गई तो? अपने ससुराल वालों को समझाना महिमा को भैंस के आगे बीन बजाने जैसा लग रहा था। हॉल में हीटर के सामने मूंगफलियां खाते हुए परिवार।
भैया मेरा बॉडी लोशन खत्म हो गया है, दूसरा मंगवा दो ना। और हाँ, इस बार कोई अच्छी कंपनी का मंगवाना। हर आधे घंटे में लगाती हूँ लेकिन फिर भी स्किन ड्राई रहती है। ये तो सिर्फ केमिकल से भरी क्रीम होती है, इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर स्किन को मुलायम रखना है तो नहाने के बाद रोज सरसों का तेल लगाया करो। छी भाभी, सरसों का तेल कौन लगाता है? उसमें से तो बदबू आती है। अरे ठंडियों में सरसों का तेल काफी अच्छा होता है। अगर तुम्हें सरसों का नहीं पसंद तो नारियल का तेल लगा लो। भाभी ये तेल वेल आप ही लगाओ, आप जैसे गांव के लोगों को ये शोभा देता है। हम शहरी लोगों के लिए बना है बॉडी लोशन। 10 दिन में एक बार तो माँ जी की गालियां सुनकर ये नहाने के लिए जाती है और इसे लगाने के लिए महंगा बॉडी लोशन चाहिए। 2 दिन तक ये न नहाए तो इसके पास से मरे हुए चूहे की बदबू आने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज महिमा के ससुराल वाले कुछ मेहमान आए होते हैं, जिनमें से सुनीता अब महिमा और काजल की मदद करने के लिए रसोई में आ जाती है। मैं भी आप लोगों की कुछ मदद करवा देती हूँ ना। सिंक में बर्तन पड़े हैं, मैं इन्हें धो देती हूँ। अरे नहीं, मैं धो रही हूँ ना बर्तन, आप जाकर बैठिए। क्या हुआ, अगर मैं बर्तन धो दूंगी तो ज्यादा थोड़ी ना है, आप कुछ और काम कर लीजिए। महिमा हाथ धोकर अपनी जेठानी की सब्जी काटने में मदद करती है, तो वहीं सुनीता जैसे ही बर्तन धोने के लिए पानी में हाथ डालती है। भगवान महिमा, तुम इतनी ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोती हो? तुमने आज भी गीजर नहीं चलाया, देखो तुम्हारी वजह से उनकी कपका भी छूटने लग गई है। तो मैंने कौन सा बाल्टी भर के बर्फ डाल दिया है इनके शरीर पर? जरा सा हाथ पैर पर ठंडा पानी लग गया तो इतनी दिक्कत? शरीर का इतना नाजुक होना भी सही बात नहीं है भाभी। महिमा हमेशा सबके भले के लिए ही उन्हें समझाती, यहाँ तक कि महिमा आए दिन घर पर देसी का खाना भी बनाती, लेकिन किसी को भी वो पसंद नहीं आता। अरे बहू, कब तक ठंड में यूं ही काम करती रहेगी? थोड़ी देर के लिए तो भी रजाई में आकर बैठ जा। हाँ भाभी, आइए ना, आराम से हीटर के सामने बैठते हैं हम। मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं एक बार बैठ गई तो फिर शरीर आलस पकड़ लेगा। नहीं, सारा काम करके ही बैठूंगी। महिमा को देख देख कर अब काजल अपने हिस्से का काम भी जानबूझकर महिमा पर डालने लगी थी। महिमा, वो सुबह आज सब्जी काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी। अब कटी उंगली के साथ बर्तन धोंगी तो जलन होगी, तो तुम आज बर्तन धो दो। हाँ भाभी, मैं धो दूंगी, कोई बात नहीं। आप जाकर आराम करिए, काफी दर्द हो रहा होगा। ये तो इतनी सी चोट के लिए भी एम्बुलेंस को ही बुला ले। पता नहीं कब इन लोगों के शरीर से आलस खत्म होगा। ऐसे ही एक दिन महिमा जब कपड़े धोने के लिए जाती है तो देखती है कि 3-3 बाल्टी भर के बाथरूम में गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। हद होती है। अरे इतनी तो ठंड भी नहीं पड़ रही जितनी ये लोग गर्म कपड़े पहने रहते हैं। इनके दिमाग में ही बस ठंड चलती है, तो ठंड तो लगेगी ही ना। सारा खेल दिमाग का होता है। महिमा मुंह बनाकर ही सही ठंडे पानी में हाथ से अब सारे कपड़े धो देती है। तो वहीं वो हमेशा देखा करती थी कि आसपास जाने के लिए भी उसकी नंद अब बाकी घर वाली गाड़ी और स्कूटी का काफी इस्तेमाल करते थे। 4 कदम के लिए भी इन लोगों से थोड़ा चला नहीं जाता। अरे मुझे देखो, रोज सुबह सैर पर जाती हूँ, शरीर में हमेशा गर्माहट रहती है, लेकिन ये लोग। अपने गांव की तरह ही शहर में भी महिमा अपनी जीवन शैली को जारी रखती है। रोज देसी का खाना, लड्डू वॉक पर जाना और समय मिलने पर एक्सरसाइज भी करना। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब गांव से शोभा की सास यानी दोनों देवरानी जेठानी की दादी सास रामकली आती है। जरा झुक कर पैर छू ले, बहू तेरी कमर नहीं टूट जाएगी। ये दिखावे के लिए पैर छूने का नाटक मत कर। रामकली की बात सुनकर शोभा और काजल का मुंह बन जाता है और तभी महिमा आती है और अच्छे से अपनी दादी सास के पैर दबाते हुए उसके पैर छूने लगती है। इसे कहते हैं पैर छूना, तुम लोग तो बस दिखावा करते हो। रामकली सभी को डांट लगा देती है। तो वहीं जब खाने के समय रामकली टेबल पर सैंडविच, पिज्जा, मोमोज जैसी चीज देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। ये भी कोई खाने की चीज है? कीड़े हो जाएंगे खाकर। तभी तो तुम लोगों का शरीर नहीं बनता है। मैं तो नहीं खाऊंगी, ये मेरे लिए नहीं है, कुछ और बना। मुझे पता था दादी जी, आपको ये सब नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए आज मैंने अपने साथ साथ आपके लिए भी देसी खाना बनाया है। सरसों का साग और मक्के की रोटी और साथ में ये पुलाव भी। अरे बहू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ये होता है देसी खाना। शोभा, आज तक तूने जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया है, जो तू गांव से महिमा को ब्याह कर ले आई है। अपनी दादी सास की बात सुनकर काजल का मुंह बन जाता है। तो वहीं अगले दिन जब रामकली और महिमा सुबह सुबह ही सैर के लिए निकल जाती हैं तो चलते हुए। तेरा तो समझ में आता है, तू जवान है, लेकिन मुझे देख 70 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन रोज सुबह सैर पर जाती हूँ। और ये लोग हैं कि मोटे मोटे रजाई ओढ़कर सो रहे हैं अभी तक।
क्या करूं दादी जी, इन्हें काफी बार समझाया है लेकिन मेरी सुने तब ना। मैं तो थक गई हूँ इन्हें समझा समझा कर। बहू चिंता मत कर, अब तेरी दादी सास आ गई है, ये सब काफी डरते हैं मुझसे। अब तो बस देखती जा कैसे मैं इन्हें लाइन पर लाती हूँ। अगले दिन होते ही रामकली महिमा के साथ अब सभी के कमरों में जाती है और जबरदस्ती सभी को उठाने लगती है। क्या हुआ दादी जी, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हैं? सोने दीजिए ना मुझे, नहीं जाना सैर पर। उठ रही है या नहीं? अगर तू सैर पर नहीं चली तो आज पूरा दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। रामकली की डांट से पूरा परिवार उठता है और कांपते हुए नाइट सूट बदलकर नहा धोकर पार्क में जाकर सैर करने लगता है। तो वहीं जब सभी घर आते हैं तो देखते हैं कि आज नाश्ते में गर्मा गर्म देसी घी के पराठे, लहसुन की चटनी, चूरमा और भी कई सारे देसी पकवान हैं। बहू क्या है ये सब, इतना देसी घी? अरे माना मैं बूढ़ी हूँ लेकिन मुझे अपना फिगर थोड़ी ना बिगाड़ना है। मेरा भी ये सब खाने का मन नहीं है, मैं तो सैंडविच ही खाऊंगा। अगर सभी को नाश्ता करना है तो यही मिलेगा, वरना सब लोग भूखे पेट जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। सभी को सैर की वजह से काफी तेज भूख लग रही थी, जिसके चलते अब वो सब मुंह बनाकर ही सही लेकिन वो देसी खाना खा लेते हैं। और रामकली के सख्त बर्ताव की वजह से आज सभी को नहाना भी पड़ता है। मुझे तो लेक्चर में इतनी नींद आ रही थी, पूछो मत। अभी भी मेरी आंखें नींद से भरी हैं, लेकिन तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? मेरी दादी आई हुई हैं गांव से, उन्होंने मुझे जबरदस्ती नहलवा दिया, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही है। और शरीर में भी आज आलस नहीं लग रहा है, लगता है ये नहाने का नतीजा है। घर में सभी लोग हीटर चलाकर कंबल ओढ़कर बैठे होते हैं, जिसे देखकर रामकली अब कमरे में आती है और हीटर बंद कर देती है। अरे क्या हुआ माँ, हीटर क्यों बंद किया? ठंड में मारने का इरादा है क्या? बाहर इतनी अच्छी धूप निकली है, क्यों शरीर खराब कर रहा है हीटर के सामने बैठकर? चुपचाप छत पर चलो। रामकली सभी घर वालों को छत पर ले जाती है और अब सभी धूप में बैठे होते हैं। ठंड की धूप की तो बात ही अलग है। अच्छा हुआ मैं गांव से ढेर सारी गजक और मूंगफली ले आई। दादी जी मैं तो साल भर इन सर्दियों की धूप का इंतजार करती हूँ। पता है शरीर के लिए ये सर्दियों की धूप कितनी अच्छी होती है? कहाँ अच्छी होती है, मैंने तो आज सनस्क्रीन भी नहीं लगाया, कहीं धूप में बैठे बैठे मैं काली हो गई तो। रामकली अब किसी को भी जरा भी शरीर में आलसपन नहीं लाने देती। घर के सारे काम रामकली सभी घर वालों से ठंडे पानी से करवाती। तो वहीं हर रोज सुबह सैर पर जाना, देसी खाना खाना और धूप में घंटे तक बैठना, इन सब चीजों की वजह से अब अपने ही ससुराल वालों के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। क्या बात है शोभा, रोज तो तुम 2-2 स्वेटर, हाथों में ग्लव्स और सिर पर टोपा पहनकर बैठी रहती थी, और आज तुमने सिर्फ एक ही स्वेटर पहना है और टोपा भी नहीं पहना। लगता है अब तुम भी महिमा बहू बनती जा रही हो। तो आपने कौन सा पहन लिया? पतला सा स्वेटर डालकर तो सुबह से घूम रहे हैं, अब नहीं लग रही ठंड तो मैं क्या करूं? ये तो मेरा और मेरी महिमा बहू का कमाल है, खुद ब खुद आ गई ना शरीर में गर्मी। इसलिए कहते हैं चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, लेकिन शरीर में फुर्ती जरूर होनी चाहिए। वहीं बाहर अंकुश, अब मैं आधे घंटे के लिए क्या ये बाइक लेकर जाऊंगा, इससे अच्छा तो पैदल ही चला जाता हूँ। एक तो पेट्रोल के पैसे भी बच जाएंगे और थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, और थोड़ा चलूंगा तो शरीर में थोड़ी गर्माहट भी रहेगी। धीरे धीरे करके अब सभी घर वालों की हरकतों में अपने आप सुधार आने लगा था और अब सभी धीरे धीरे अपने आलसपन को छोड़ रहे थे। चाची मुझे थोड़ा लड्डू तो ना, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। भाभी मानना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब दिन में जब तक 2 बार ये लड्डू न खा लो तो मन ही नहीं भरता। देख रही हो ना दादी जी, कैसे ये सब अपने आप लाइन पर आ रहे हैं। वही तो बहू, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखती जा। अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं तो काजल बिना गर्म पानी के 1 चम्मच तक नहीं धोती थी। अब वही काजल धीरे धीरे करके ठंडे पानी से ही घर के सारे कामकाज करने लगती है। ये देखकर महिमा, अरे जेठानी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज तो आपने गीजर भी नहीं चलाया, अब बिना गर्म पानी के बर्तन धो रही हैं। हाँ वो तो थोड़ा बिजली का बिल ज्यादा आ रहा था ना, इसीलिए मैंने गीजर नहीं चलाया। नहाने के लिए तो मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करूंगी, तुम ज्यादा मत सोचो। अच्छे से पता है मुझे जेठानी जी, अब आपके शरीर में भी फुर्ती आ गई है, लेकिन आप ये बात मेरे सामने कहाँ मानोगी। चलो कोई बात नहीं, अगर धीरे धीरे ससुराल वालों की आदत तो ठीक हुई। जो परिवार 24 घंटे सर्दियों में हमेशा घर में रहता, हीटर के सामने से जरा भी नहीं उठता, कंबल रजाई तो मानो जैसे फेविकॉल से खुद से चिपका ही लेता, आज वही परिवार सुबह सैर पर जाता है, घर में देसी खाना खाता है, तो वहीं छत और आंगन में बैठकर धूप सेकता है, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं।
क्या बात है शोभा जी, आजकल तो आप बाहर घूम रही हैं और ये क्या सिर्फ शॉल ओढ़कर बैठी हैं? दिसंबर का महीना चल रहा है, अरे सर्दी पकड़ लेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, और इस उम्र में तो इंसान बिस्तर पर से जल्दी उठता भी नहीं है। और नहीं तो क्या भाई, हम तो बिना किसी काम के घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, कहीं बीमार पड़ गए तो। हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब जब से हम भी अपने हाथ पैर चलाने लग गए हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक रहता है। बिना ज्यादा गर्म कपड़े पहने ही हमारे शरीर में गर्माहट है। तुम लोग भी कब तक इस तरह नाजुक कली बनकर घूमती रहोगी? अरे थोड़ी कसरत करो, शरीर में जान लेकर आओ। कुछ देर धूप में बैठकर शोभा और रामकली तो घर के अंदर चली जाती है, तो वहीं दोनों पड़ोसन आंचल और पूनम। देख रही हो आंचल, इन लोगों को तो ये तो सही है, धूप में बैठकर हीटर के पैसे बचाते हैं और ज्यादा गर्म कपड़े ना पहनकर सर्फ के पैसे। इनका तो सही है। तुम्हें पता है सिर्फ 1.5 महीना हीटर चलाने पर कितना बिजली का बिल आया है मेरा? मेरे ख्याल से अब हमें भी इनकी तरह ही करना चाहिए, वरना हम तो सर्दियों में लट ही जाएंगे। जिस तरह महिमा को देखकर अब उसके ससुराल वाले बदल चुके थे, तो वहीं अब महिमा के ससुराल वालों को देखकर आस पड़ोस के लोगों पर भी इसका काफी असर होता है।